आपको लगता है ये देश बनाने के लिए बैठे हैं जाके, ये देश सेवा करते हैं? जिन पदों पे इतनी सारी पैसा है, इतना सारा सुख सुविधा है, वहाँ कौन जाके बैठना नहीं चाहेगा? तो मैं शुरू से ही आपको समझा रहा हूँ, इस देश की जो व्यवस्था बनी है वो सिर्फ लालचियों के लिए बनी है। लालच पालता इंसान सबसे ज्यादा लालची अपराधी, जिसकी मानसिकता एकदम लालच से भरा हुआ, अंदर से अपराध का दुनिया एकदम पूरा परिपक्व अपराध का दुनिया भरा हुआ, वही उस पद तक पहुंचने की कोशिश करेगा। और आखिर यही हो रहा है। आजादी से लेके अभी तक का किसी नेता ने इन बातों पे, यानी देश को बनाने की बात कोई नहीं करता। देश को बनाने के लिए लोगों के ऊपर बोझ बना हुआ खर्चा है। देश आराम के लिए जो छोड़ दो तो देश पर थोड़ा राहत मिले, देश को थोड़ा राहत की सांस लेने मिले, उस तरह की इस वातावरण को पैदा करने के लिए कोई बात नहीं करता। मैं जानता हूँ, मैं ये जो बातें आपके सामने रख रहा हूँ, एक राजीव दीक्षित थे, वो बात करते थे, बाकी कोई ये सब बात नहीं करता, क्योंकि ये कोई इतना ज्यादा कोई सुनता भी नहीं है। राष्ट्र बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति होता, कोई नेता होता, तो सबसे पहले एक काम करता, जैसे इस देश के राष्ट्रपिता ने अपने वस्त्र उतार के, सोट कोट उतार के 2 टुकड़ा सफेद कपड़े में, खादी कपड़े में अपने आप को उसने अवध कर लिया था। उसी हिसाब से ये लोग भी कोई ना कोई ऐसे करता, कोई बड़ी पद में बैठ के, जिस पद में पावर है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति भी अगर ठान ले इस देश की, उसकी कलम पे बहुत ताकत होती है, उस राष्ट्रपति भी अगर ठान ले इस देश को सुधारने की, तो वो भी 2 टुकड़ा कपड़े में सड़क पर उतार के ये सब काम कर सकता है। और हर नेता, हर जितने भी विधायक और जितने भी मंत्री, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो गया, जितने मंत्रिमंडल हो गए, सबको बात मना सकता है अपनी एक ऑर्डिनेंस से, भूगवत का, यानी राजनीतिक भूगवत का। यह है मूल समस्या। मूल समस्या हमारी आर्थिक दुर्दशाओं की समाधान ना होना, रोजमर्रा के खर्चे आराम से ना चलना, यह है मेन समस्या। अगर हम आर्थिक समृद्ध होते, सोचो एक बार, हम दुबई, सऊदी जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, वहाँ का लाइफस्टाइल बहुत मजबूत है, सामाजिक जो ढांचा है वो मजबूत है। मजबूत क्यों? वहाँ का आर्थिक जो समाज पर जो आर्थिक ढांचा है वो मजबूत है, लोग समृद्ध है, लोगों के हाथ में पैसे हैं, खर्च के लिए पैसे, यानी और फिर कमाई के लिए, फिर रोजी रोजगार के लिए कोई समस्या है नहीं है। रोजी को वो जहाँ भी जाए, जैसे भी बैठ जाए, उसको रोज का 100 की जगह 1000 मिलता है। यही है ना। आप दुबई जाते हैं तो दुबई से जितने हमारे दोस्त लोग हैं, और जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी दुबई जाते हैं, वो बोलते हैं, सऊदी जाते हैं, कुवैत जाते हैं, बहराइन जाते हैं, अब यहाँ के हर संप्रदाय के लोग जा रहे हैं, 100% मुस्लिम कंट्री है, जा रहे हैं, रह रहे आराम से, तो वहाँ वो तारीफ करते हैं, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की कोई समस्या है नहीं है। कोई हर किसी से, हर कोई, या अरबी लोग कभी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, अगर ऐसा करने वाले को सजा भी दिया जाता है। अब बात समझ पा रहे? दरअसल असली समस्या उनकी बुनियाद से आर्थिक समस्या को खत्म कर दी गई। वो आर्थिक रूप से संपन्न है, जिस वजह से वो हमें भी समाधान दे पाते हैं। हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, उनको भी वहाँ पर समाधान मिल रहा है। कोई धार्मिक या कोई सांप्रदायिक वहाँ पर कुछ ऐसी बातें है नहीं है, कोई सांप्रदायिक समस्या है नहीं है। यहाँ ये समस्या यहाँ क्यों है? गुर्बत ज़्यादा है। गुर्बत ज़्यादा होने की वजह से हमें एक दूसरे को लगता है कि ये मेरा खा लेगा, वो मेरा खा लेगा, यहाँ से मुझ पर आक्रमण हो जाएगा, वहाँ से मुझ पर दावा बल दी जाएगी। मानसिक तनाव में जीते हैं हम, और उस मानसिक तनाव का फायदा उठाते हुए राजनीतिक लोग आपके साथ जो व्यवहार वो अपनाते हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, राजनीति को जीवन दान के लिए आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं वो लोग। बहुत यानी घाटिया टाइप के लोग राजनीति में हैं। ये जितने अभी फिलहाल आप भारत में अलग अलग दल में अलग अलग जो नेताओं को आप देख पा रहे हैं, उड़े उड़े फिर रहे हैं, ये सब लालची लोग हैं। एक भी नेता नहीं है, सब लेता है। अब बात समझ पाए? एक का नाम नेता नहीं, एक भी नेता नहीं, किसी में भी लीडरशिप नहीं है। सब के सब नेता मत कोई ना, लेता को, क्योंकि लेने के लिए बैठते, वो देने के लिए बैठते नहीं है, तो नेतृत्व उनमें है नहीं है। ये वो लोग हैं। अभी भारत के अंदर यानी गुर्बत को समसामयिक रूप से लंबे समय तक गुर्बत को यहाँ जिलाए रखने के लिए इन लोगों ने जो व्यवस्था यहाँ पे कायम किया, जिस व्यवस्था पे वो लोग काम कर रहे हैं और जिस व्यवस्था को वो लोग आगे ले जा रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपके ऊपर गुर्बत क्यों है? गुर्बत, मैं अभी जो बात करता आया इसमें आपको समझाया गुर्बत यहाँ जरूरी क्यों है, गुर्बत को रखना कौन चाहता है, गुर्बत को पालना कौन चाहता है। ये तो आपको बात साफ हो गई, समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ गए तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं और भी आपको देख के ये करूँगा, उत्तर दूंगा। लेकिन इसकी गुर्बत की जीवन रक्षा के लिए ये किस तरह से बहुत गहराई से काम कर रहे हैं, इस बात को समझने के लिए मैं ये सेशन बना रहा हूँ। हमारी व्यवस्था शुरू होती है भारत का सर्वप्रधान, जो यानी हमारी प्रथम श्रेणी की नागरिक, फर्स्ट सिटीजन जिन्हें बोला जाता है, वहां से शुरू करते, वो होते हैं राष्ट्रपति। एक राष्ट्रपति सालाना खुद
के नीचे जो खर्च करता है वो कम से कम 90 से 100 करोड़ रुपया सालाना खर्च कर लेता है। राष्ट्रपति एक है, 28 रसैया है। कितना? 28 रसैया, एक दो नहीं है, 25 से 28 रसैया होते हैं एक राष्ट्रपति के लिए, इनकी ताबेदारी के लिए, इनकी खिदमत के लिए एक राष्ट्रपति है। उसको खाना पकाने के लिए 28 यानी 25 से 28 कुक होते हैं, 25 से 28 रसैया होते हैं, 3 4 5 ड्राइवर रहते हैं। उसके बाद सुरक्षा बल, राष्ट्रपति के जो सुरक्षा बल होते हैं 900 पुलिसकर्मी, 222 पीबीजी यानी प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड और 32 Z+ कमांडोज होते हैं। राष्ट्रपति भवन जो है, आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान राष्ट्रपति भवन भारत का है। किसी दूसरे देश में इतनी आलीशान राष्ट्रपति भवन नहीं है। अगर देश के लोग इतने आलीशान होते, देश के लोगों की जीवन पद्धति अगर इतना आलीशान होता, राष्ट्रपति भवन इतना आलीशान बना, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, शिकायत नहीं थी। लेकिन जहां लोगों को दाने दाने पे लोग तरस रहे हैं, वहां का राष्ट्रपति भवन शुरू होता है 330 एकड़ जमीन पे। आपको पता है 330 एकड़ जमीन, और पूरा भारत 81 करोड़ 17 लाख एकड़ जमीन है पूरा भारत का। उससे 330 एकड़ जमीन राष्ट्रपति को दे दी जाती है। एक कोने से दूसरे कोने तक आप जाने लगो तो 2 किलोमीटर का फासला है। इतना बड़ा राष्ट्रपति भवन है। 350 कमरे हैं राष्ट्रपति भवन के। राष्ट्रपति भवन से शुरू होते हैं राष्ट्रपति का महीना, एक महीने का तनख्वाह 5 लाख रुपया। पहले 1.5 लाख रुपया था, अभी 5 लाख रुपया हो गया। चलो कोई बात नहीं, राष्ट्रपति है, 5 लाख रुपया मिलना चाहिए। सिर्फ 5 लाख रुपये तक अगर होता तो 60 लाख रुपया सालाना उनका ये है, सालाना उनके नीचे खर्च होता। लेकिन यहाँ तक खत्म नहीं है, सालाना 100 करोड़ रुपया खर्च होता है इस राष्ट्रपति भवन की देखरेख, उनकी सहकर्मचारी, ड्राइवर्स, उनकी सुरक्षा। अच्छा, ये जो नेता होते हैं, ये नेता हर नेताओं के यानी सुरक्षा कर्मियों की, यानी उन्हें सुरक्षा देने के लिए सबसे ज्यादा खर्च कर लेते हैं ये लोग। यानी मैं जीते रहूं, मुझे कोई मार ना दे, इसके लिए यानी वो इतना ज्यादा खर्च, सबसे ज्यादा खर्चा इनकी वेतन भाता ये सब कुछ छोड़ के सबसे ज्यादा खर्च करते हैं अपनी सुरक्षा में। ये क्योंकि उनके हाथ में ही होता है, सुरक्षा लेना देना सब उनके हाथ में होता है। तो जिसको जितना सुरक्षा चाहिए उसको उतना सुरक्षा में खर्च कर लेते हैं। उसके बाद शुरू होता है प्रधानमंत्री का पद। आपको पता है आपका जो वर्तमान चौकीदार है, उस चौकीदार को सुरक्षा के लिए सालाना 1000 करोड़ रुपया खर्च होता है। जिस देश के लोग पूरे महीने में 1000 रुपया यानी 10 महीने में 10,000 रुपया खर्च करना उनके लिए भारी है, उस देश का चौकीदार, उस देश का प्रधानमंत्री 1000 करोड़ रुपया खर्च करता है अपनी सुरक्षा के नीचे। इससे ज्यादा, इससे बड़ी लोकतंत्र के गाल पे इससे बड़ी तमाचा और कुछ नहीं है। इससे बड़ी तमाचा कुछ नहीं है। क्यों? इसलिए कि यहाँ इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों चाहिए? इतना सुरक्षा चाहिए तो घर पे बैठो, क्या जरूरत है तुम्हें आने की? जो इतना लोगों से दुश्मनी पाल के रखते हो, इतना लोगों से विरोध पाल के इतनी बड़ी पद पे जाके बैठने की जरूरत क्या है? बैठ जाओ घर पे, कोई तो बुला के लाने तो नहीं जा रहा है, मारामारी करके वहां जाके ये बैठते हो। इलेक्शन में चोरी छुपाई, वोट बैंक की राजनीति करके, नफरत की राजनीति करके जाके कैसे जाके इतना लहाड़ा फुहाड़ा करके जाके वहां बैठते हो। इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या मारामारी नहीं करते हो? चोरी चमारी दुनिया के सब, यानी वो नाम लेने भी शर्म आती है, वैसे तुम लोग हरकत करके जाके वहां बैठते हो। क्या जरूरत है बैठने की? तो ये लिखने को सिर्फ आपका प्रधानमंत्री 1.66 लाख रुपया वेतन लेता है। ये लिखत में है, यानी 1,66,000 रुपया वो वेतन लेता है ऑफिशियली। लेकिन उसके सुरक्षा कर्मी 1000 करोड़ रुपया उसके सुरक्षा के लिए खर्च हो जाती है। एक प्रधानमंत्री को 20 से 25 ड्राइवर, 4-5 रसैया, ये जो खर्च है, ये इस खर्च की बोझ उन आखिरी छोर पे जीने वाला, निचले पायदान पर जीने वाला इंसान को भी पड़ता है। इस खर्च की बोझ, जो वक्त पे रोटी नहीं खा पा रहा हो, उसके सिर पे इस खर्च की बोझ पड़ता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? उसकी खून चूस के तुम इस तरह के ऐश आराम की जिंदगी, इस तरह, अगर मुझे एक बात बताओ, इस तरह इतने खुद को कुछ काम ना करना पड़े, ये कर दे वो कर दे करने के लिए बंदर को नहीं बिठा दूं? बंदर भी तो कर ले, खुद को कुछ करना है नहीं है, सब तुम्हारे करने के लिए तो सब लोग है। बाकी से सहायक चाहिए, थोड़ा लिमिट में हो ना, देश की परिस्थिति पे डिपेंड करके हो, तब जाके बात समझा जाए कि हाँ ये लोग समझदार है। आज तक आजादी से लेके अभी तक का किसी नेता ने इन बातों पे, यानी देश को बनाने की बात कोई नहीं करता। देश को बनाने के लिए ये जो जबरदस्ती खर्चे, ये जो लोगों के ऊपर बोझ बना हुआ खर्चा है, ऐश आराम के लिए जो छोड़ दो तो देश पर थोड़ा राहत मिले, देश को थोड़ा राहत की सांस लेने मिले, उस तरह की इस वातावरण को पैदा करने के लिए कोई बात नहीं करता।
मैं जानता हूँ, मैं ये जो बातें आपके सामने रख रहा हूँ, एक राजीव दीक्षित थे, वो बात करते थे, बाकी कोई ये सब बात नहीं करता, क्योंकि ये कोई इतना ज़्यादा कोई सुनता भी नहीं है। इस देश की आज तक 70 से 80 साल आज़ादी मिलने के बाद 70 से 80 साल हो गया। मुझे बताओ, आप ये शहरों में अभी जिन पे बुलडोजर चला रहे हो, उन लोगों की जो जीवन शैली है, ये कितने मजबूर लोगों पे बुलडोजर से आक्रमण कर रहे हो। ये खाली मैं ये उदाहरण इसके लिए दे रहा हूँ, इनकी जीवन शैली पर रोजमर्रा की जिंदगी को एक बार उसको एक बार चर्चा में लाके देखो, किस तरह वो जिंदगी जीते हैं, किस तरह उनकी कमाई होती है, कितना कमाता है, कितना आपको देता है। आपने सोचा कभी? आपने तो हर चीज़ों में टैक्स लगा के बैठ गया, उसके ऊपर बोझ बनता है ना, उसके ऊपर 30-35 रुपये के पेट्रोल 100 रुपये में बेचोगे, 65 रुपये आपको देना पड़ रहा है ना, उसको देना तो पड़ रहा है ना आपको, क्योंकि वो अगर 100 रुपये कमा रहा है तो 65 रुपये आपको दे के आ रहे हैं। इनकम टैक्स, आन टैक्स, बान टैक्स, नॉन टैक्स, टान टैक्स, हर टैक्स लगा के बैठे हो। तो इस देश के आखिरी पायदान पर जीने वाले इंसान को, यानी आपके उन खर्चों के लिए जवाबदेही है ना, उन खर्चों को वो कमा के देता है ना, देना तो पड़ता है। आप तो कहीं कमाने नहीं जाते हो, आपको तो सिर्फ लेना है और खर्च करना है। इसके लिए सिस्टम, इसके लिए है ना, सिस्टम बन सकता था इन कमाई को, ये कमाई आप ये जितने अबूगिरी बाबूगिरी जितने बैठे हुए रहते हैं कुर्सी गर्म करते हुए, इन पर थोड़ा काम की बोझ डाल के ये कमाई किया जा सकता था, लेकिन आपको करना है नहीं। और आपको करना क्या नहीं, आपको आता नहीं है। आपको आता तो करते थे, नहीं आता है, नहीं आता है, अयोग्य हो, बेकार लोग हो, कुछ आता जाता कुछ है नहीं, खाली व्यवस्था बनी हुई है, पद बना हुआ है, पद में जाके झपट मार के बैठने का और वहाँ यानी खर्च करने का, बस इसीलिए जाके बैठते हो। मैं कर रहा था प्रधानमंत्री की चर्चा। प्रधानमंत्री के बाद उप प्रधानमंत्री आता है। उप प्रधानमंत्री की खर्चा आप सुनो, 10 से 11 करोड़ साल का ये खर्चा कर लेते हैं पर्सनली, 10 से 11 करोड़। उपराष्ट्रपति आते हैं, वो भी 8 से 9 करोड़ रुपए खर्चा करते हैं। मंत्रिमंडल में मंत्रियां 5 से 6 करोड़ हर साल की खर्चा है इनका। ये पर्सनल खर्चा है, ये इनकी जो खुद की बांग्ला गाड़ी पेट्रोल वगैरह ये सब की बात कर रहा हूँ, ये सब खर्चा है। ये इतना भारी भरकम खर्चा इस देश के लोगों को चुकाना पड़ता है आपके लिए। आपने कभी सोचा था ये इतना खर्चा, इतनी जबरदस्त खर्चा करने वाले जो लोग हैं? एक साधारण मंत्री महीने का 50 से 60 लाख रुपए खर्चा करता है, जिसकी वेतन कुल मिला के यानी 2 लाख रुपए तक होता है। वेतन मानो तो 2 लाख रुपए लेता है ये दिखावे के लिए, बाकी टेलीफोन का ले लो, आवाज का ले लो, उसका ले लो, उसका रख रखाव के लिए, हर चीजों के लिए मिलता है, यानी कुल मिला के 50-60 लाख रुपया महीने का खर्चा करता है एक मंत्री। और प्रधानमंत्री तो हर महीने का 100 करोड़ रुपया खर्चा कर लेता है। 100 करोड़ रुपया किसे बोलते हैं? यानी इस देश के नागरिक को रोटी मिले नहीं मिले, इनकी भरपूर जिंदगी, इनकी सुविधामय जिंदगी यानी चलती रहेगी। ये व्यवस्था है आपका, इन्हें कोई रोक टोक है नहीं है। ये देश सेवा के लिए बैठते हैं। देश सेवा के लिए ये अगर बैठ रहे हैं तो ये इतना मेवा क्यों? सेवा क्या मेवा से होता है? सेवा का नाम ही बदल देना चाहिए। क्या लगा रखा है इन लोगों ने? आपको लगता है ये देश बनाने के लिए बैठे हैं जाके, ये देश सेवा करते हैं? जिन पदों पे इतनी सारी पैसा है, इतना सारा सुख सुविधा है, वहाँ कौन जाके बैठना नहीं चाहेगा? तो मैं शुरू से ही आपको समझा रहा हूँ, इस देश की जो व्यवस्था बनी है वो सिर्फ लालचियों के लिए बनी है। लालच पालता इंसान सबसे ज्यादा लालची अपराधी। ईमानदार इंसान तो लालची होता नहीं है। तो जो लालची अपराधी टाइप का जो इंसान होगा, जिसकी मानसिकता एकदम लालच से भरा हुआ, अंदर से अपराध का दुनिया एकदम पूरा परिपक्व अपराध का दुनिया भरा हुआ, वही उस पद तक पहुंचने की कोशिश करेगा। और आखिर यही हो रहा है, ना देश बन पा रहा है, ना गरीबी मिट पा रही है, और गरीबी आपको इसीलिए थोपा जा रहा है ताकि आप अभी एक उदाहरण, अभी वर्तमान की स्थिति को आप ले लो। जो उदाहरण मैं आपको देता हूँ, ये जिनकी बहुत गरीब लोग हैं, जो वक्त पे खाने को नहीं है, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, कल की गारंटी नहीं, उस टाइप के लोगों को जिस तरह उजाड़ा जा रहा है, जिस तरह इनकी यानी बनी बनाई हुई छत उनकी उससे उजाड़ा जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ गुर्बत परोसने वाली बात है ना। सरकार के हाथ में पावर है, उनको 1 मिनट में वही तो कर दे, इसका क्या गया? आगे के लिए वो ले ले, फैसला ले ले, ऐसा कोई बैठ नहीं सकता, ऐसा कर नहीं सकता, हो सकता है ना, लेकिन वो ना करके सीधा उनको उजाड़ दो, खत्म कर दो, रास्ते पे ला दो। ये जो परिस्थितियाँ, ये जो रास्ते पे लाए हुए लोग होंगे, इन पे गुर्बत बढ़ेगी। ये फिर से अपने यानी 20 साल, पिछले 20 साल से कोशिश करते करते 2 पीट करके ऊपर कैसे छपड़ा लगाए हैं, वो उनको जाके पूछो, है ना। तो उस टाइप से इन लोगों ने झोपड़ा बनाया, उसको ये पिछले 20 साल की मेहनत गई, फिर और 20 साल वो कर सकते, ये तो मर जाएगा, इसके बच्चे होंगे, एक मरेगा, 2-4-5 बच्चे छोड़ के जाएगा, वो बच्चे गरीब ही होंगे ना। तो ये गुर्बत बड़ी ना गुर्बत, ये आप पर गुर्बत परोसने के लिए, आप पर
जो गुर्बत परोसने के लिए ये जो नीतियाँ ये लोग अपना रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको गुर्बत देने के लिए, आप पर गुर्बत की बोझ आप पे यानी सदाबहार करने के लिए, गुर्बत की बोझ आप पे यानी जिंदगी भर उसको गुर्बत को और लंबा समय तक बढ़ाने के लिए ये सब कर रही है लोग। यही नीति है ना। तो गुर्बत ये आपको दे रहे हैं, इसके लिए दे रहे हैं, ये गुर्बत देना चाहते हैं, गुर्बत मिटाना नहीं चाहते। और ये शुरू से हो रहा है। यही गुर्बत परोस के आपको यहाँ तक पहुँचाया। और अभी ये ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हिंदू मुस्लिम कर दो, संप्रदाय की जो सांप्रदायिकता है, तो ये गरीब लोग ही लड़ेंगे ना। गरीब होंगे तो जाके इन छोटी छोटी बातों में आपस में लड़ाइयाँ करेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, ये करते रहेंगे। और वो तो अपना सुख सुविधा में इस जीवन की कोई शिकायत है नहीं है, वैसी जिंदगी उनको तो मिली हुई है। उनको क्या है, वो बैठे बैठे खाली थोड़ा उंगली करते हैं, पीछे से थोड़ा उंगली करते हैं, और उस उंगली की वजह से आप लड़ने लगते हो मैदान में, और उनको रोटियाँ, ये फायदा उनको मिलती है। पुलिस पकड़ के लेके जाती है तो आपको लेके जाती है। आपको पता है इस देश में सरकारी नौकरियों के पद कितना है? केंद्रीय और राज्य सरकारों की सबकी मिला के टोटल पद 2 करोड़ 15 लाख है टोटल पद। हम 140 करोड़ है, तो आप मान लो 1 करोड़ 40 लाख सरकारी पद भरे हुए होते हैं, बाकी तो खाली ही रहते हैं ना। अभी तो उत्तर प्रदेश हो गया, सरकारी स्कूल कॉलेज बंद ही कर रही है लोग। पूरा एजुकेशन सिस्टम इस वक्त प्राइवेट हाथों में जिंदा है। सरकार इसकी कोई जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहती। यानी सरकार जो खर्च आपसे वसूल रही है, हर साल बड़ा के बजट पेश कर रहे हैं, यानी खर्च बढ़ गया, खर्च दे दो, और टैक्स बढ़ा दो, किधर से टैक्स वसूलना है, वो सब करते रहे हैं। लेकिन आपको क्या दे रहे हैं? ये खर्च वो कहाँ कर रहे हैं? ये खर्च वो अपनी जिंदगी मनमानी तरीके से जीने के लिए ये खर्च कर रहे हैं। एक की अपनी खर्च में कोई कमी नहीं करेंगे। राष्ट्र बनाने वाला अगर कोई व्यक्ति होता, कोई नेता होता, तो सबसे पहले एक काम करता, जैसे इस देश के राष्ट्रपिता ने अपने वस्त्र उतार के, सूट कोट उतार के 2 टुकड़ा सफेद कपड़े में, खादी कपड़े में अपने आप को उसने अवध कर लिया था। उसी हिसाब से ये लोग भी कोई ना कोई ऐसे करता, कोई बड़ी पद में बैठ के, जिस पद में पावर है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति भी अगर ठान ले इस देश की, उसकी कलम पे बहुत ताकत होती है, उस राष्ट्रपति भी अगर ठान ले इस देश को सुधारने की, तो वो भी 2 टुकड़ा कपड़े में सड़क पर उतार के ये सब काम कर सकता है। और हर नेता, हर जितने भी विधायक और जितने भी मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हो गया, जितने मंत्रिमंडल हो गए, सबको बात मना सकता है, अपनी एक ऑर्डिनेंस से कर सकता है। लेकिन उस टाइप का कोई नेता है नहीं ना, वो ऐसे करेगा नहीं, क्योंकि उनमें वो जिगरा नहीं है, इनमें वो मानसिकता है नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ लालची लोग, सिर्फ और सिर्फ बदनीयत और सबके सब बोलते हैं ना, गुंडे अपराधी टाइप के लोग जाके बैठते हैं। एक अब्दुल कलाम थे, ऐसे हुए हैं। उन्होंने कुछ कोशिश की थी उन्होंने अपनी खर्च कम करने की, बाकी कोई नहीं। प्रधानमंत्री हो गया, कितना बड़ा ताकत है, पूरे देश को मुट्ठी में चला सकते हैं। एक उंगली के इशारे से पूरा देश मिनट के अंदर, यानी चलने को बोले तो चल जाए और बंद करने को बोले तो बंद हो जाए। उस व्यक्ति अगर ऐसे मानसिकता का अगर हो, और वो अगर यानी नियत कर ले कि 2 टुकड़ा कपड़े में खुद को पहले ये करूंगा, मैं इस तरह के वस्त्र पहनूंगा, या कपड़े बदल मत भाई, जिस कपड़े में है उसका अपने नियत तक कम से कम देश बनाने की, और देश बनाने करके सबसे अगर अपील करे। अभी जो प्रधानमंत्री है, इस प्रधानमंत्री ने गरीब 2 वक्त के रोटी के लिए मजबूर मोहताज लोगों से गैस सब्सिडी छीन लिया। अपील किया था ना कि जो छोड़ सकते छोड़ दो, इससे पहले अपील किया, और बाद में वो जब से आया तब से सब्सिडी तो बहुत लोगों को ऐसे भी मिला नहीं है। ऐसे भी किसी के बहुत लोग, इनमें हम भी है, हमारा परिवार भी है, कभी सब्सिडी उनकी उससे दी हुई सब्सिडी, यानी जो पहले इसने चाल क्या चला, पहले बैंक खाता करो, सब्सिडी उसमें आएगी। तो बहुत सारे लोग बैंकों में लाइन लगाए, जिनका खाता नहीं वो खाता खुले, जिनका ये नहीं वो, बहुत सारी चीज़ें वो करना पड़ा। उसके बाद फायदा क्या हुआ? इतना टाइम, इतना जो मगजमारी गरीबों के साथ किया, उससे देश कितना आगे चलता। लेकिन इन्हें तो देश चलाने आता नहीं है, इनको सिर्फ लोगों को तकलीफ देने आता है, बाकी कुछ नहीं आता इन्हें। इन्होंने ये एक प्रावधान लाया बैंक खाता, लेकिन बैंक खाते में बहुत लोगों का आया नहीं, कुछ लोगों को आया नहीं, और बाद में धीरे धीरे बंदी कर दिया। अभी तो सब्सिडी नाम की चीज़ गैस में है ही नहीं है। चल रहा है। अपील किया था ना इस प्रधानमंत्री ने पहले, जब वो बैंक खाता वाला किया था, तो अपील जो लोग को नहीं चाहिए वो लोग मत लो। यानी ये अपील किससे कर रहा है? अपील उन लोगों से कर रहा है जो अक्षम है, जो सक्षम है। जो नेता है, मुझे एक बात बताओ, जितने नेता है, कोई अक्षम है? एक भी नेता करोड़पति से नीचे नहीं है। नेता बन गया तो ऐसे भी बन जाता है, करोड़पति से 1000 करोड़पति, लाखों करोड़पति बन ही जाता है ना। तो ये उनसे अपील करके, उनकी खर्चा कम करके, पूरे देश में 4712 नेता होते हैं, संसद और विधायी का मिला के 4712 नेता होते हैं, ठीक है। और सरकारी कर्मचारी 2 करोड़ 15 लाख होते इन नेताओं के अंडर में काम करने वाले। ये सरकारी कर्मचारी जितने 2 करोड़ 15 लाख है, उनका हर साल का खर्चा, हर साल इनके नीचे जो खर्च होता है वो होता है 15 से 16 लाख करोड़ रुपया। 15 से 16 लाख करोड़ रुपया इनके नीचे खर्चा होता है। तो
इतना खर्चा करके। देश बड़ी है, खर्च बड़ी है, मैं ना नहीं करता, लेकिन खर्च करो जब हो तब। ये जबरदस्ती उगाही करके खर्च क्यों? जबरदस्ती उगाही करके लोगों के ऊपर बोझ बना के लोग झेल नहीं पा रहे, उस स्थिति में क्यों? आपको तो पता है इनडायरेक्ट टैक्स आज के बच्चा जिसने जन्म लिया उसके ऊपर भी लागू होता है। ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ, 140 करोड़ लोगों में 2 करोड़ 15 लाख लोग होते हैं सरकारी नौकरी करते हैं और 4712 लोग होते हैं जो नेता होते हैं। ये ही एक मुट्ठी भर लोग हैं जो देश चलाते हैं। बाकी सब के सब लोग इन लोगों की गुलाम बने बैठे हुए हैं, इनकी गुलामी कर रहे हैं। इनकी जिंदगी भरपूर बनाने के लिए, इनकी जिंदगी को सुशील बनाने के लिए, इनकी जिंदगी में हर आराम आयश की, पैसे पानी की, हर चीजों की भरपूर यानी व्यवस्था करने के लिए बाकी 140 करोड़ बाकी जो 140 करोड़ लोग हैं उनको इन लोगों ने बाउंड बनाया हुआ है। क्यों? पावर है इसके लिए। बाकी इनके लिए कर कुछ नहीं रहे। लोग अपना कमा रहे खा रहे, लोग अपना कमाते खाते हैं और उसमें से हिस्सा आपको देते हैं। आप उसी में से लेते हो तो मिल क्या रहा है? रिटर्न में जो मिलना चाहिए, जो देश की जो स्थिति है, देश की जो आर्थिक स्थिति को सुधारना है, वो क्या हो रहा है? ये गप्पाबाजी छोड़ दो। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन में जिंदा रखना और 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देना, वो सब गप्पाबाजी छोड़ दो। ये सब यहाँ लोगों के हाथ में खाने को रोटी नहीं। देश किसके हैं? सचमुच कोई नेता होता तो अपील करता इनसे, तुम्हारी खर्च कम करो, लोगों के पास है नहीं है, वो खर्च कम करके देश को थोड़ा राहत देता। 1000 करोड़ रुपया अपने सुरक्षा के लिए नहीं खर्च करता। कुछ तो संवेदना होती, कुछ तो मन में थोड़ा तो दर्द होता था। इतना पैसा जिनके पास है नहीं उनसे ले लेके कैसे खर्च करूं? जिसके हाथ में रोटी नहीं, खाने को पहनने को कपड़ा नहीं, उनसे हिस्सा ले लेके ये सब इतना खर्चा क्यों करूं? घर पे पिता होता है ना, घर पे अगर घर का पिता बोले कि घर की सब खाना मैं खाऊंगा और जो बचेगा वो तुम खाओगे, ऐसे थोड़ी चलता है। एक राष्ट्रप्रधान उस राष्ट्र के हर नागरिक के पिता समान होता है और उस राष्ट्रप्रधान को पिता बन के रहने आना चाहिए। अगर जिस राष्ट्रप्रधान को पिता बन के रहने नहीं आता है वो उस पद के योग्य नहीं है, लायक नहीं है, नाकाबिल है, नाकामयाब है, असफल है, विफल है और ऐसे लोगों को उस पद पे बने रहने की अधिकार भी नहीं है।